नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, अभी हमारे राजस्थान का इतिहास व संस्कृति की क्लासेज चल रही है। ये क्लास नंबर 4 है। देखिए, कक्षा 6 से 12वीं तक की जो NCERT और RBSC की पाठ्य पुस्तकें हैं, वहाँ से इन प्रमाणित पुस्तकों से राजस्थान जी के आपके लिए लेकर मैं आ रहा हूँ। जो रीट पात्रता परीक्षा 2022, थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा 2022, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथियों, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PN लोधा पर मिल जाएगी और मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एक एक चीज़ को देखेंगे। अभी हमारे इसके पहले 3 क्लासेज हुई है, जिसमें 2 तो डिटेल क्लास प्लस एक टेस्ट भी मैंने ले लिया है इतिहास से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4 है ये। लगभग यूँ मानिए कला और संस्कृति की जो इतिहास व कला संस्कृति है, इसकी 50 क्लासें आपकी रहेगी साथियों, क्योंकि टोटल 100 क्लासें और 100 ही टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, लगातार रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी और आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही निःशुल्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों, पिछली क्लासों में हमने राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके जो प्राचीन नाम थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में कि किस प्रकार से राजस्थान में इतिहास का किस प्रकार से आरंभ हुआ, कहाँ कहाँ से चीज़ें आई है, उसके बारे में पढ़ा। अब आज की ये जो क्लास है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश हम शुरू कर रहे हैं। जो कि देखो, राजवंश की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोई एक राजवंश नहीं था। आपके मेवाड़ का, मारवाड़ का, फिर इधर आपके हाड़ौती क्षेत्र में, मतलब राजस्थान में चारों तरफ ही राजवंश, अलग अलग राजवंश जो थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले हम गुहिल वंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक, जो प्रतापी शासक मतलब जो फेमस है, जिन्होंने अच्छा काम किया या फिर जिन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध लड़े हैं या कोई मंदिर वगैरह कोई जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उनका निर्माण करवाया है, तो मतलब जो किताब में दे रखा है, उन प्रतापी शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गुहिल वंश के शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो गुहिल वंश के शासक है, आपको पहली चीज़ ये याद होना चाहिए, इन्होंने जो राजस्थान में जो हम मैप देखते हैं राजस्थान का, तो गुहिल वंश के शासकों ने आपके जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है साथियों, मेवाड़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर गुहिल वंश के शासकों ने ही राज किया है। तो इनके इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है गुहिल वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। साथियों, राजस्थान में वर्तमान में स्थित जो उदयपुर जिला है, राजसमंद जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला है और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था और गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया है। अभी मैंने आपको अभी कुछ देर पहले यही बताया है कि जो मेवाड़ है, ठीक है, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र पर जिन राजाओं ने राज किया है वो गुहिल वंश के शासक थे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ है। भाई, वंश का नाम क्या है? गुहिल वंश। तो गुहिल वंश आया कहाँ से? जो इस वंश का एक प्रतापी शासक, जो सबसे पहला प्रतापी शासक था, उसका नाम गुहिल था। तो उसी के आधार पर इस वंश का नाम क्या रखा गया? गुहिल वंश रखा गया। नोट करके लिखा है साथियों मैंने, गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है कि अलग अलग जो इतिहासकार है, कोई कहता है कि गुहिल वंश विदेश से आया हुआ है, कोई कहता है, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर अलग अलग मत है। जैसे अबुल फजल का मानना था कि गुहिल वंश ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड ने माना इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित, किनको? गुहिल वंश के शासकों को। वहीं मुहनोत नैनसी व गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया। तो गुहिल जो वंश है इसके बारे में अलग अलग मत प्रचलित है। जैसे अभी हमने कल जो पिछली दूसरी क्लास पढ़ी थी राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके बारे में अलग अलग मत है अलग अलग इतिहासकारों के। उसी प्रकार जो गुहिल वंश के शासक है साथियों, ये आखिर आए कहाँ से थे, इनका संबंध मूल रूप से कहाँ से है, तो इसके बारे में भी अलग अलग मत है। यहाँ पर 3 जो इतिहासकार है उनके मत हमने देखे हैं, एक अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड
और नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा। तो अबुल फजल का क्या मानना था? गुहिल वंश के शासक कहाँ से संबंधित थे? ईरान के शासक नौसेका से। कर्नल जेम्स टोड का क्या मानना था? गुहिल वंश के शासक कहाँ से संबंधित थे? वल्लभी के शासकों से। और मुहम्मद नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा का क्या मानना था? गुहिल वंश के जो शासक है ये ब्राह्मण से संबंधित थे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया एवं गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है मेवाड़ के शासकों की कि भाई मेवाड़ पर जिन्होंने शासन किया गुहिल वंश के वो शासक थे। तो ये जो गुहिल वंश के जो शासक थे इसमें सबसे प्रतापी शासक जो पहला था वो कौन था? गुहिल। और कब इसने शासन स्थापित किया? 566 ईस्वी में। देख लो 566 ईस्वी में, लगभग आज से 1600 साल 1500-1600 साल पहले की ये बात है साथियों। और गुहिल के बाद में जो मेवाड़ का प्रतापी शासक था उसका नाम आता है बप्पा रावल। नाम तो सुना होगा बप्पा रावल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बप्पा रावल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं साथियों। बप्पा रावल गुहिल वंश का प्रथम द्वितीय प्रतापी शासक था गुहिल के बाद में। और इसकी जो इन्होंने जो राज किया है उस कौन सी अवधि में राज किया? इन्होंने 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य इन्होंने मेवाड़ पर राज किया है। और इनका नाम क्या था? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो बहुत सी जगह 734 की जगह आपको 728 भी मिल सकते हैं, 726 भी मिल सकते हैं, 730 भी मिल सकते हैं, लेकिन लास्ट में 753 ईस्वी आपको जरूर मिलेगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, लगभग इनके लिखित जो प्रमाण है वो बहुत कम मिले हैं साथियों, इसलिए इनकी जो शासन की अवधि है वो अलग अलग मिलती है। बट जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनमें 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य बप्पा रावल का शासनकाल दे रखा है। देखिए बप्पा रावल का यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो भी लगाया है ताकि चीज़ों को आप मूर्त रूप से समझ सके। देखो पढ़ते हैं हम बप्पा रावल के बारे में। पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखना है, बप्पा रावल किस वंश का शासक था? गुहिल वंश का शासक था। बप्पा रावल ने कहाँ राज किया? मेवाड़ पर राज किया। कब तक किया? 734 से 753 ईस्वी तक। इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हो साथियों। आगे बढ़ते हैं। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया और बप्पा ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी नागदा स्थापित की। एक एक लाइन गोल्डन वर्ड है, एक एक शब्द साथियों, एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। 70% प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें 70% प्रश्न यहीं से सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी की राजस्थान जी के पढ़वा रहा हूँ। बाकी 30% चीज़ें थोड़ी घुमा दी जाती है और 70% डायरेक्टली जो आप पढ़ रहे हो डायरेक्टली यही चीज़ें पूछी जाएंगी साथियों। तो आपको याद रखना है कि बप्पा रावल यूँ नहीं है कि भाई इस पहले से ही इसको विरासत में चित्तौड़ का अधिकार मिल गया। चित्तौड़गढ़ जो है मेवाड़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो एक राज प्रशस्ति है, इस राज प्रशस्ति पर क्या लिखा हुआ है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के शासक, चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था उस समय? मानमोरी। तो मानमोरी को इन्होंने हराया और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी कहाँ बनाई? नागदा। कहाँ बनाई साथियों? नागदा बनाई है। आपको ये भी याद रखना है बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ की राजधानी क्या बनाई गई थी, तो आपको सीधा सा याद रखना है नागदा को बप्पा के द्वारा चित्तौड़ की राजधानी बनाई गई थी। बप्पा रावल ने किसको हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी को हरा करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। हालांकि कई जगह ऐसा भी वर्णन मिलता है कि मानमोरी से इन्होंने युद्ध नहीं किया था बल्कि ये उनका सेवक था। तो उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज़ें याद होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ की राजधानी बप्पा ने कौन सी बनाई? नागदा। और किसको हराया? मानमोरी को। नॉर्मली ये चीज़ याद रखनी है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो थोड़े विचार चेंज होने वाले हैं। देखो बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। देखो यहाँ पर बप्पा रावल किस वंश का है? गुहिल वंश का है। तो गुहिल वंश का है। गुहिल वंश के जो कुल देवता है कौन थे? एकलिंग जी। साथियों एकलिंग जी का इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। कहाँ पर बनवाया?
कैलाशपुरी में। तो इस क्यों बनवाया, क्योंकि उनके कुल देवता थे, पूजा वगैरह की जाती थी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। बप्पा के द्वारा एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया गया, कैलाशपुरी में बनवाया गया। गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे, तो एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छी तरह से रट लीजिए इस चीज़ को, किसी भी कंडीशन में इसको भूलना नहीं है। बप्पा रावल, जैसे हम यहाँ पर जो पहला शासक पढ़ रहे हैं बप्पा रावल, उसके पहले हमने गुहिल के बारे में पढ़ा, लेकिन गुहिल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। यहाँ पर जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल उसका मूल नाम नहीं था, उसका मूल नाम मतलब उसका जो वास्तविक नाम था वो था कालभोज। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालभोज किसका वास्तविक नाम था, बप्पा रावल का। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज। किसी प्रकार से इधर घुमा दिया या उधर घुमा दिया, बप्पा तो कालभोज की उपाधि थी। इतनी देर से हम कह रहे हैं कि बप्पा रावल, लेकिन यहाँ पर बप्पा रावल क्या है साथियों, ये कालभोज को उपाधि दी गई थी। बप्पा, पहले इनको बापा के नाम से जाना जाता था, बापा के नाम से। बापा क्यों कहा जाता था इनको, क्योंकि जैसे बापू होते हैं ना, पिताजी जो होते हैं साथियों, तो इनके द्वारा जो कार्य किए जाते थे, जो साहसी कार्य किए जाते थे, उसके अनुसार लोग इनको बापा बापा कहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ क्या हुई, बप्पा, और रावल क्या थी इनकी उपाधि। तो बप्पा रावल दोनों ही चीज़ यहाँ पर इनकी उपाधि थी। यहाँ अगर हम देखें तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था, और उपाधि क्या थी, बप्पा। विशेष मैंने लिख रखा है वीर विनोद के रचनाकार। वीर विनोद जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है कविराज श्यामल दास। इन्होंने एक चीज़ लिखी है साथियों कि बप्पा राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। क्या था, खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़गढ़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना चार्ल्स मोर्टेल से करते हैं। समझिए बात, मैंने अभी कहा था ना, अभी आपके विचार चेंज होने वाले। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बप्पा ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन कविराज श्यामल दास क्या कहते हैं अपने वीर विनोद ग्रंथ में कि बप्पा कोई राजा नहीं था, बल्कि ये जो मानमोरी है वहाँ पर सेवा का कार्य करता था, मतलब सेवक था। जब चित्तौड़गढ़ पर विदेशी आक्रमण हुए तो वहाँ जो बप्पा रावल है, इन्होंने उस आक्रमण को, उस चुनौती को स्वीकार किया और उनसे विदेशियों से लड़े और विदेशियों को दूर तक खदेड़ दिया, मतलब उनको वापस भेज दिया। अतः बप्पा रावल को, मतलब जो कालभोज है, कालभोज को वहाँ का राजा बना दिया गया साथियों मानमोरी के द्वारा। तो तब से उनको क्या कहा जाने लगा, बप्पा रावल कहा जाने लगा। इसलिए जो इतिहासकार है सीवी वैद्य, इनकी तुलना किससे करें, चार्ल्स मोर्टेल से। चार्ल्स मोर्टेल से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ल्स मोर्टेल ने क्या किया था साथियों, ये फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मोर्टेल। इन्होंने क्या किया, यूरोप में सबसे पहले मुसलमानों को परास्त किया था। मुसलमानों ने जब यूरोप पर अटैक किया तो उनको हराने का कार्य चार्ल्स मोर्टेल के द्वारा किया गया और उनको दूर तक खदेड़ दिया गया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टेल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल ने अंतिम सांस नागदा में ली, जहां पर आज भी एक सुंदर छतरी बनी हुई है। नागदा क्या है, नागदा चित्तौड़गढ़ की राजधानी। क्या है नागदा, चित्तौड़गढ़ की राजधानी है नागदा। तो आपको 4-5 चीज़ें बप्पा रावल से संबंधित याद रखनी है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कालभोज। पहली चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कालभोज था। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ की राजधानी कहाँ स्थापित की थी, नागदा में स्थापित की थी। बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ हुई थी, नागदा में हुई थी। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया, बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया। जो गुहिल वंश है उनके कुल देवता कौन थे, एकलिंग जी थे साथियों। कहाँ पर मंदिर बनवाया था, कैलाशपुरी में इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद रखनी है। साथ ही आपको ये भी याद रखनी है कि बप्पा रावल की जो अवधि है शासन करने की 734 से 753,
ईस्वी है। और बप्पा क्या है, बप्पा रावल क्या है, एक उपाधि है। रावल इनका वंश था, बप्पा इनकी उपाधि थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ ले, बप्पा ने किसको हरा करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, तो इन्होंने मानमोरी को हरा करके। और अलग अलग जो इतिहासकार है कुछ अलग भी मानते हैं, जैसे यहाँ पर वीर विनोद के जो रचनाकार है कवि श्यामल दास जी क्या लिख रखे कि इन्होंने मानमोरी को नहीं हराया, बल्कि इन्होंने विदेशियों को हरा करके और जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ के शासक बने थे। तो मानमोरी के यहाँ तो ये सेवक का कार्य करते थे। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। जिस भी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको आंसर दे देना है साथियों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बप्पा रावल के बाद में जेत्र सिंह की। साथियों बीच में जैसे यहाँ पर 753 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, तो बीच का जो समय था ऐसा उसमें कुछ विशेष हुआ नहीं, उसका कुछ विशेष इतिहास मिला नहीं। तो इसलिए जो प्रशस्तियाँ, राज प्रशस्तियाँ वगैरह कुछ नहीं मिली, ना ही कोई ग्रंथ वगैरह मिले, तो ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती है। और उनमें से एग्ज़ाम में प्रश्न भी नहीं पूछे जाते हैं। खुद जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की NCERT की जो किताबें हैं वो ही इन चीज़ों के बारे में नहीं दे रखा है। तो मतलब वहाँ से लगभग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद में डायरेक्टली दे रखा है जेत्र सिंह। तो यहाँ पर हम जेत्र सिंह के बारे में बात करेंगे। जेत्र सिंह गुहिल वंश का शासक था और इन्होंने 1213 से 1253 ईस्वी तक जो मेवाड़ है उस पर राज किया। साथियों इनका शासनकाल कितना है, 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक। ईस्वी है ये, सन की बात की जा रही है यहाँ पर। जेत्र सिंह इस प्रकार से दिखाई देते थे। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हो। साथियों ज़्यादा इनके बारे में जानकारी मिलती नहीं है, बट इन जितनी जानकारी मिलती है वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जेत्र सिंह से 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। इसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में मिलता है। देखो जेत्र सिंह ने जो राज किया है, जेत्र सिंह का जो शासनकाल था 13 से 53, 1213 से 53 तक था। इस शासनकाल में साथियों दिल्ली में जो राजा था उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपनी सेना कहाँ पर भेजी? मेवाड़ में भेजी, यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, मतलब इसको अपने अंडर में लेने के लिए। अब जो जेत्र सिंह हैं इनका युद्ध किससे हुआ? जो इल्तुतमिश की सेना है उससे इनका युद्ध हुआ साथियों। लेकिन इल्तुतमिश की सेना को जेत्र सिंह के द्वारा हरा दिया गया। युद्ध कहाँ पर हुआ था? नागदा में हुआ था। नागदा क्या थी? चित्तौड़गढ़ की राजधानी। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, समझिए बात को। नागदा में युद्ध हुआ जेत्र सिंह का इल्तुतमिश की सेना से, और जेत्र सिंह के द्वारा इल्तुतमिश की सेना को हरा दिया गया। लेकिन जो नागदा चित्तौड़गढ़ की जो राजधानी थी वो पूर्ण रूप से लगभग क्षतिग्रस्त हो गई। वहाँ पर जो भी चीज़ें बना रखी थी वो लगभग खराब हो चुकी थी, खंडर हो चुके थे उस युद्ध के दौरान साथियों। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो चित्तौड़गढ़ की राजधानी नागदा थी उसको बदल करके, क्योंकि नागदा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो नागदा को चित्तौड़गढ़ की राजधानी बदल करके चित्तौड़ की राजधानी कहाँ पर रखी गई? वापस चित्तौड़गढ़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को ही बना दिया गया। समझिए बात को, पहले थी नागदा और फिर वापस चित्तौड़गढ़ की राजधानी चित्तौड़ को ही बनाया। वर्तमान में जो हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं, पहले इसका नाम चित्तौड़ था। तो चित्तौड़गढ़ की राजधानी चित्तौड़ किसके द्वारा बनवाया गया साथियों? जेत्र सिंह के द्वारा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इल्तुतमिश की सेना से जो युद्ध हुआ था उसमें नागदा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, चलिए इतना ही है, लेकिन नोट करके मैंने लिखा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। साथियों देखो, महान राजा थे, बहुत ही वीर योद्धा थे, कुशल नेतृत्व था, इसीलिए तो दिल्ली के सुल्तान जो थे उनकी सेना को भी परास्त कर दिया। क्योंकि जो उस समय दिल्ली का राजा होता था, आप यूँ मानिए उसको भारत का राजा का दर्जा दिया जाता था। समस्त जो भारत है
कि भाई वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, जो दिल्ली का राजा है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उस समय दिल्ली का राजा इल्तुतमिश था, तो उसने अपनी सेना भेज दी जेत्र सिंह के यहाँ कि जाओ उनको अपने अंडर में ले लो हरा के और वहाँ पर अपना राज स्थापित कर दो। लेकिन जेत्र सिंह ने हार नहीं मानी, युद्ध लड़ा नागदा में, नागदा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन जेत्र सिंह ने जो इल्तुतमिश की सेना है उसको हरा दिया साथियों, और चित्तौड़गढ़ को वापस अपनी राजधानी चित्तौड़ को ही अपनी राजधानी बना दिया। तो जेत्र सिंह के बारे में आपको यही याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है भूताला का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। एक तो जेत्र सिंह व इल्तुतमिश की सेना के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया था साथियों। आपको ये विशेष चीज़ याद रखनी है, क्योंकि युद्ध से संबंधित प्रश्न भी आपसे 100% पूछने हैं। तो यहाँ आपने अभी पहला युद्ध पढ़ा है कौन सा, भूताला का युद्ध। आपको कई जगह भूताला का युद्ध भी मिलेगा, भूताल का युद्ध भी मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल नाम है भूताला का युद्ध, जो जेत्र सिंह व इल्तुतमिश की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें किसकी हार हुई थी, इल्तुतमिश की सेना की। जीत किसकी हुई थी साथियों, जेत्र सिंह की हुई थी। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। जेत्र सिंह के बाद में जो तीसरा नाम आता है वो है रतन सिंह रावल। क्या है नाम, रतन सिंह रावल, जो अभी एक मूवी आई थी पद्मावत नाम से, वो इसी के ऊपर बनी हुई पिक्चर है साथियों। रतन सिंह रावल की जो अवधि है शासनकाल की 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी तक है। 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी तक। यहाँ पर देखो आप यूँ मत कहना कि बीच बीच में आप छोड़ क्यों रहे हो, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और जो NCERT है उन्होंने इन चीज़ों को छोड़ रखा है। मतलब यहाँ पर जो महान थे, जो प्रतापी थे, जो प्रसिद्ध है, उन्हीं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। और आपसे यूँ मान के चलिए 99% अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा साथियों। 1302 से 1303 ईस्वी तक रतन सिंह रावल के द्वारा शासन किया गया। आपने रानी पद्मावती या रानी पद्मिनी का नाम तो अच्छी तरह से सुन रखा होगा। रानी पद्मिनी इनकी दूसरी पत्नी थी साथियों। पहली पत्नी इनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, उसके बाद में पद्मिनी से इन्होंने विवाह किया था, दूसरी इनकी पत्नी थी। तो स्टोरी वगैरह भी हम यहाँ पर इस वीडियो में इनकी कि भाई कैसे क्या हुआ था वो भी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले रतन सिंह रावल का आपको क्या याद रखना है, एक तो कार्यकाल मतलब उसका जो शासनकाल है वो याद रखना है। 1302 से 1303 ईस्वी तक रतन सिंह रावल के द्वारा शासन किया गया। देखो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे जेत्र सिंह भी रावल था, रतन सिंह भी रावल है, बप्पा भी रावल है, तो मतलब यहाँ अभी हम रावल वंशज के शासकों को पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि हम तो गुहिल वंश के शासकों को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, गुहिल वंश के अंतर्गत रावल जो शाखा है, रावल शाखा के शासकों को अभी हम पढ़ रहे हैं। बप्पा भी रावल था, जेत्र सिंह भी रावल था और रतन सिंह भी रावल है। रतन सिंह रावल वंशज जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक है रतन सिंह रावल। 1302 से 1303 ईस्वी तक इन्होंने राज किया है। सन 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तत्कालीन राजा थे उस समय रावल रतन सिंह। साथियों यहाँ आक्रमण के कारण भी लिख रखे हैं मैंने कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अभी देखो जब हमने जेत्र सिंह के बारे में पढ़ा उस समय दिल्ली का राजा कौन था, इल्तुतमिश। अब यहाँ पर रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समय दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी की बात है साथियों, अभी आपके 2022 चल रहा है, 1303 ईस्वी की बात है ये। तो उस समय का जो शासक था दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। चित्तौड़गढ़ मतलब मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। उस समय वहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, वो क्यों किया गया था, इसके अलग अलग कारण है। यहाँ पर मैंने 3 प्रमुख कारण लिखे हैं। पहला कारण है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण है चित्तौड़गढ़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। और तीसरा कारण है रानी पद्मिनी। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ रानी पद्मिनी के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कारण नहीं था। हालांकि ये भी कारणों में से एक कारण था, प्रमुख कारणों में से, लेकिन उसके अलावा जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य फैले, साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और हमारा जो एक तरह से साम्राज्य है
वो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में फैले। चित्तौड़गढ़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता। चित्तौड़गढ़ जिस स्थान पर है, राजाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बीच में रुकना भी पड़ता था, तो वहाँ पर जो सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी ये भी एक प्रमुख कारण बना। और रानी पद्मिनी भी एक प्रमुख कारण थी साथियों, चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके लिए। तो अब हम देखो यहाँ पर नोट करके जो लिख रखा है उसको पढ़ेंगे। 1540 ईस्वी में एक ग्रंथ आया था मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसका नाम था पद्मावत ग्रंथ, 1540 ईस्वी में। तो 2-3 प्रश्न यही बन गए कि पद्मावत ग्रंथ किसके द्वारा लिखाया गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया। इन्होंने सिर्फ एक ही कारण बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया है उसका क्या कारण है? रावल रतन सिंह की जो दूसरी पत्नी थी रानी पद्मिनी, उसको प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। इनका भी ये मानना था दशरथ शर्मा का कि ये बिल्कुल सही है, सिर्फ और सिर्फ रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने आक्रमण किया था। इस युद्ध में रावल रतन सिंह की हार हुई थी। दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया जिसमें रावल रतन सिंह की हार हुई साथियों, और रावल रतन सिंह मारे गए। उनकी जो रानी थी पद्मिनी, इन्होंने लगभग 1600 महिलाओं के साथ जौहर भी किया था। इन्होंने देखो जौहर वगैरह ये चीज़ें मैं आपको अलग से डायरेक्टली कि राजस्थान में कितने जौहर हुए हैं, कितने जौहर नहीं हुए हैं, केसर, या ये सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली एक ही वीडियो में बता दूंगा साथियों। रतन सिंह के सेनापति थे इसमें गोरा व बादल, वो वीरगति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी सहित 1600 महिलाओं ने एक साथ जौहर कर लिया। जौहर का मतलब किससे लिया जाएगा? एक साथ आग में कूद गई, जिंदा ही जल गई अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए। जिस पर जो मूवी बनी है वो इसी पर आधारित है। युद्ध विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। यहाँ पर समझिए बात को, डायरेक्टली यहाँ पर है कि चित्तौड़गढ़ पर जो रावल रतन सिंह हैं 1303 ईस्वी में इन पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, जिसमें रावल रतन सिंह की हार हुई, और चित्तौड़गढ़ पर किसने अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र। खिज्र को इस जो दुर्ग है इस दुर्ग का शासक नियुक्त किया गया, मतलब वहाँ का राजा बना दिया गया। और जो चित्तौड़गढ़ नाम है इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? खिजराबाद। क्या कर दिया? खिज्र का उसका पुत्र का नाम था, तो उसे पुत्र के आधार पर ही इस दुर्ग का नाम भी इन्होंने क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया साथियों, मतलब नाम चेंज कर दिया। ऐसा हुआ था 1303 ईस्वी में। यहाँ पर हम रानी पद्मिनी से संबंधित बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण घटना पढ़ने वाले हैं कि क्या हुआ था। तो रानी पद्मावती को उसका कैसे पता चला, कैसे पता नहीं चला साथियों? जो रावल रतन सिंह थे इनके दरबारियों में एक दरबारी था राघव चेतन। क्या नाम था उसका? राघव चेतन नाम का एक दरबारी था जो काला जादू का काम करता था, और वो संगीतज्ञ भी था, ठीक है, लेकिन काले जादू का वो कार्य करता था। अब काले जादू का कार्य करता था तो उसका पता चला रावल रतन सिंह को, और रावल रतन सिंह ने राघव चेतन की इतनी बेइज्जती की कि उसको घोड़े पे क्या गधे पर बैठा करके पूरे राज्य में घुमाया, मुंह काला करके। तो वो आप यूँ सोच सकते हो कि कोई दरबारी है, संगीतज्ञ है, अगर उसको गधे पर बैठा के पूरे राज्य में मुंह काला करके घुमाया जाए तो निश्चित रूप से उसकी पूरी ही बेइज्जती हो गई साथियों। तो वो वहाँ से निकाल दिया गया उसको राज्य से। इससे उसे जो गुस्सा आया, उसको क्रोध आया, वो सीधा कहाँ पर गया साथियों? दिल्ली का जो सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और उन्होंने बढ़ चढ़ के जो पद्मावती है इसकी सुंदरता का गुणगान किया खिलजी के सामने कि आप तो दिल्ली के राजा हो, जो कोहिनूर हीरा है वो तो आपके पास होना चाहिए, कि वो इतनी सुंदर रानी है वो जो आपके पास नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से उसको उकसाया, किसके लिए? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए, ताकि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करे और चित्तौड़गढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये बर्बाद क्यों करना चाहता था? क्योंकि इसकी बेइज्जती की गई थी बहुत ज़्यादा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित चित्तौड़गढ़ पर एक बार तो चित्तौड़गढ़ पर वो गए साथियों। एक बार डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमला कर दिया, इन्होंने
एक इच्छा जताई अच्छे से दोस्ती करके, अच्छी अच्छी बातें करके रावल रतन सिंह से कि भाई हमें रानी पद्मावती के चेहरे की छवि देखना है, चेहरा देखना है। तो रावल रतन सिंह ने कि भाई डायरेक्टली मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर रावल रतन सिंह को ये पता था कि अगर ज़्यादा कुछ होगा तो यहाँ युद्ध होगा और निश्चित रूप से दिल्ली का राजा अगर यहाँ आक्रमण करेगा तो इसमें नुकसान चित्तौड़ का ही होना है। अतः कुछ शर्तों के साथ में रावल रतन सिंह ने कुछ शर्तों के साथ में जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको इजाज़त दे दी अपनी पत्नी का मुंह देखने के लिए। वो भी डायरेक्टली नहीं साथियों, बल्कि जो पानी था, पानी में मुंह दिखाई देगा, लेकिन रानी जो पद्मावती है वो एक जगह खड़ी होगी, वो उसमें एक दर्पण है, दर्पण से वो जाएगा पानी में और पानी में उसको अलाउद्दीन खिलजी देख सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक निश्चित तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को दिखाया गया। हालांकि इससे रानी जो पद्मावती थी वो भी इस बात से तो नाराज़ थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट पति धर्म को इन्होंने निभाया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रावल रतन सिंह को उनके ही दुर्ग से अगवा कर लिया गया धोखे से। ठीक है, रावल रतन सिंह को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद में अब क्या हुआ साथियों, उनको मुक्त करवाने के लिए वहाँ पर कुछ सैनिकों ने कि भाई वहाँ कुछ सैनिकों ने महिलाओं का वेश धारण किया। वो अलाउद्दीन खिलजी के जो वहाँ उनका डेरा था वहाँ पर गए और किसी तरह से रावल रतन सिंह को वहाँ से छुड़वा कर ले आए। उसके बाद में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हो गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और जो 1600 रानियाँ थी और पद्मावती, इन्होंने साथियों जौहर किया अग्निकुंड में और रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई 1303 ईस्वी में। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। देखो, रावल शाखा की बात की जा रही है। अभी हमने सिर्फ रावल शाखा के जो शासक थे प्रमुख उनको पढ़े हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने रावल रतन सिंह को पढ़ा है, जेत्र सिंह को पढ़ा है और बप्पा रावल को पढ़ा है। आशा है वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना, लगभग 30 मिनट का ये वीडियो बना होगा साथियों। 30 मिनट में मैं आपको कम से कम जो 3 घंटे में आप चीज़ें पढ़ते हो वो मैंने पढ़ा दी है और कोशिश की है कि पूरी चीज़ें आपको समझाई जाए, पूरी चीज़ें आपको बताई जाए। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कल देखने को मिल जाएंगे। तो लगातार अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो निश्चित रूप से हर एक वीडियो को ज़रूर देखा करो। यहाँ पर टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, राजस्थान जीके हैं, सभी की क्लासेज निःशुल्क ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।